जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 37 मैनेजेरियल पोर्शन में चैप्टर 7 हमने स्टार्ट किया है। इसमें इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने ये सीखा था कि किसी भी इंडस्ट्री में एंटर होने से पहले हमें ये वैल्यूएट करना चाहिए कि उस इंडस्ट्री में प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटीज़ कितनी है प्रॉफिट कमाने की, वो कितना प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री हमारे लिए साबित हो सकती है। तो इसमें हमने ये सीखा था हर इंडस्ट्री के अंदर 5 फोर्सेस होती हैं। हमने इंडस्ट्री में एंट्री लेने से पहले उन फोर्सेस को वैल्यूएट करना है कि वो फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, याद रखें ये सारी की सारी फोर्सेस अगर स्ट्रॉन्ग होंगी तो हमारे लिए ये नेगेटिव न्यूज़ है। याद रखें जो फोर्स जितना स्ट्रांग होती है ना, वो इंडस्ट्री के अंदर से उतना ही प्रॉफिट मार्जिन खींच लेती है, उतना ही प्रॉफिट वो लेके जाती है जो फोर्स जितना स्ट्रांग होती है। ठीक है, कंपैरेटर स्ट्रांग है, कंपैरेटर मार्जिन ले जाएंगे। सप्लायर स्ट्रांग है, हाई प्राइस के चार्ज करके हमें हमारा प्रॉफिट मार्जिन उधर चला जाएगा। बायर स्ट्रांग है, निगोशिएशन करके प्राइस रिड्यूस करवाएंगे, हमारा प्रॉफिट मार्जिन उधर चला जाएगा। सब्स्टिट्यूट ज़्यादा हैं, हम ज़रा भी अपनी प्राइस इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे या थोड़ा सा कॉस्ट सेव करने की कोशिश करेंगे क्वालिटी डाउन करके, लोग सब्स्टिट्यूट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। यानी अगर ये फोर्सेस स्ट्रांग है, जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी हमारे लिए प्रॉफिट कमाने के अपॉर्चुनिटीज़ या चांसेस उतने ही कम होते जाएंगे। तो पोर्टर ने हमें ये 5 फोर्सेस के बारे में बताया था और हमें ये कहा कि आप इन फोर्सेस को वैल्यूएट कीजिए। आपको सिर्फ एक इंडस्ट्री का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, लेकिन प्रैक्टिस में जब कभी भी आपने किसी इंडस्ट्री में एंट्री का डिसीजन करना होता है ना, तो आप सारी इंडस्ट्री को सामने रखते हैं और वन बाय वन देखते हैं कि किस इंडस्ट्री में फोर्स कितनी कम है या ज़्यादा है। फिर उसमें से जो आपको लगे कि जिसमें कंपैरेटिवली फोर्सेस वीकेस्ट हैं उसमें हम एंट्री ले लेते हैं, उसमें प्रॉफिट कमाने का चांस ज़्यादा है। एग्जाम में पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल की केस स्टडी सेट करेगा। कैसे क्वेश्चन देगा वो हमें किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, इंडस्ट्री के बारे में, और हमें क्या कहेगा कि फिर ईच फोर्स का एनालिसिस करें। इस इंडस्ट्री में पोर्टर 5 फोर्स मॉडल को यूज करते हुए ईच फोर्स का एनालिसिस करें कि ये जो फैक्टर्स हैं उसकी स्ट्रेंथ को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। जब वो स्ट्रेंथ का वर्ड यूज करता है इसका मतलब क्या हमने सिर्फ क्या वही फैक्टर्स बताने हैं जो स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज वाले भी बताने हैं, डिक्रीज वाले भी बताने हैं। इसमें 2 चीजें केस स्टडी को अटेम्प्ट करते हुए 2 चीजें मैं फिर आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं। 2 चीजें, नंबर 1 ऐसा डिफरेंट फैक्टर्स केस स्टडी में बिखरे होंगे, आपने वन बाय वन उनको पिक करना है और रेलिवेंट कैटेगरी में उसको प्लेस करके डिस्कस करना है। 2 डिसीजन आपके लिए अहम है पोर्टर 5 फोर्सेस की केस स्टडी को अटेम्प्ट करें। नंबर 1 करेक्ट क्लासिफिकेशन, नंबर 2 ये बताना कि इस फैक्टर की वजह से स्ट्रेंथ के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अब एक्सप्लेनेशन डिफरेंट वर्ड में हो सकती है। आप ये भी कह सकते हैं कि इस फोर्स की स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, इस फोर्स की स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। ऐसे भी जो सेंटेंस बना, ऐसे भी कह सकते हैं ये फोर्स स्ट्रांग हो रही है, ये फोर्स वीक हो रही है। ऐसे भी सेंटेंस बना सकते हैं। ऐसे भी बना सकते हैं कि थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट इंक्रीज हो रहा है, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट डिक्रीज हो रहा है। सेंटेंस बनाने का तरीकाकार आपका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपने कंक्लूजन पे किस पे पहुंचना है कि क्या इस फैक्टर की वजह से ये स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। क्लियर? हाँ, इसमें 2 चीजें। नंबर 1 कुछ फैक्टर्स में जजमेंटल डिफरेंस आएगा। हमने देखा, बल्कि जब आप फैक्टर पढ़ रहे होते ना उसमें भी आपने देखा कि कुछ फैक्टर ऐसे हैं वो मल्टीपल फोर्सेस को इफेक्ट कर रहे हैं, वो इसमें भी है इसमें भी है। तो ऐसी, जैसे वो स्विचिंग कॉस्ट वाली एग्जांपल थी, ऐसी सिचुएशन में हो सकता है कि मैंने किसी और जगह पे क्लासिफाई किया, वो आपने किसी और जगह पे, लेकिन दोनों ठीक हो। लेकिन ये जो जजमेंटल डिफरेंस आएगा ये कुछ जगहों पे आएगा, समझिए 20%।
अगर 20% से ज़्यादा फैक्टर्स में जजमेंटल डिफरेंस आ रहा है ना, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई कंसेप्ट का भी मसला है, वो आपने मेरे से डिस्कस कर लेना है। एक प्रॉब्लम ये आएगी 20% से लेस देन 20% केसेस में जजमेंटल डिफरेंस आएगा, उसके लिए आपने ज़हनी तौर पर तैयार रहना है और इसको एक्सेप्ट करना है कैसा हो सकता है। दूसरा, हर फैक्टर में पॉजिटिव के फैक्टर्स भी होंगे, नेगेटिव के भी, या इंक्रीज के भी फैक्टर होंगे, डिक्रीज के भी। आपने दोनों को डिस्कस करना है, इंक्रीज वाला फैक्टर भी, डिक्रीज वाला फैक्टर भी। ठीक है, हमारा फोकस असल में डिस्कशन होता है, कंक्लूजन नहीं देना होता। यानी एंड पे हमने ये कंक्लूजन नहीं देना कि इस इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ये कंक्लूजन हमने सिर्फ एनालिसिस करना। ये बात समझ आ गई? तो मुझे बताइए कि क्या आपको पता चल गया पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल क्या है, किस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताता है? उसमें हमने कितने टाइप ऑफ फोर्सेस को स्टडी करते हैं? और क्या आप हेडिंग बना के, अगर आपको कोई भी केस स्टडी दे दी जाए, हेडिंग बना के आप फैक्टर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं? कर सकते हैं, बिल्कुल। और ना सिर्फ ये कि क्लासिफिकेशन करनी है, बल्कि स्ट्रेंथ पे भी कमेंट करना है, पॉजिटिव इंपैक्ट है कि नेगेटिव। क्लियर? अब आगे चलें। चलिए, इंडस्ट्री में एंट्री हमने ले ली, कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है। मैं स्पेसिफिक इंडस्ट्री इसलिए नहीं दे रहा, एग्जाम्पल दे रहा क्योंकि एग्जाम में कोई भी इंडस्ट्री दे सकता है, और आज भी मैंने डिफरेंट इंडस्ट्री की एग्जाम्पल देनी है। हमने मैनेजेरियल पोर्शन सिर्फ एक इंडस्ट्री को एग्जाम्पल सामने रखे थोड़ी करना है, कोई भी इंडस्ट्री एंट्री कर ली। अब इसके बाद क्या करना है? नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारा आता है वो है स्ट्रेटजिक ग्रुप, मार्केट सेगमेंटेशन, और इसके साथ तीसरा कंसेप्ट भी है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ये 3 कंसेप्ट आज हमने सीखने हैं, कोई लंबे चौड़े कंसेप्ट नहीं, 3 कंसेप्ट सिर्फ। कौन कौन से 3 कंसेप्ट? जब हम इंडस्ट्री का डिसीजन कर चुके होते हैं, इंडस्ट्री का डिसीजन कर चुके हैं, नेक्स्ट लेवल पे हमने ये 3 डिसीजन करने होते हैं, स्ट्रेटजिक ग्रुपिंग का, मार्केट सेगमेंटेशन का, और इसमें पहले तो नंबरिंग कर लीजिए किताब में कहीं। मार्केट सेगमेंटेशन नंबर 1, स्ट्रेटजिक ग्रुप नंबर 2, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नंबर 3। अच्छा, हमने, चूंकि आपने देखा होगा ज्यादातर वो केस स्टडी पूछता है, तो मैं कंसेप्ट बिल्डिंग के ऊपर ज्यादा काम करूंगा। रट्टा आप पढ़ा दूंगा आपको, वैसे मुझे पूरा यकीन है कंसेप्ट क्लियर हो गया, आप खुद भी पढ़ के रट्टा लगा लेंगे, लेकिन फिर भी पढ़ाऊंगा। ज्यादा फोकस हमारा किसी होगा? कंसेप्ट बिल्डिंग। और आपने भी इसमें पार्टिसिपेट करना है, कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल दीजिए। आपकी तरफ से एग्जाम्पल आएगी, मेरा नॉलेज भी इंप्रूव होगा, मेरे पास जो एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अक्सर स्टूडेंट पास में भी ऐसे होता रहा है, बहुत अच्छी अच्छी एग्जाम्पल ऐड ऑन करवाते हैं। ठीक है, जो कंसेप्ट याद रखे आप अपनी रियल लाइफ के साथ लिंक करेंगे ना, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा, और आप ज़्यादा अरसा आपके साथ रिटेन रहेगा, और आप उसको अप्लाई भी कर पाएंगे। तो आपने उससे रियल लाइफ के साथ छोटी छोटी एग्जाम्पल के साथ लिंक करना है। कंसेप्ट याद रखें, जो हम मैनेजरियल में पढ़ेंगे, वो छोटे से छोटे बिजनेस से लेके बड़े से बड़े बिजनेस सब पे अप्लाई होते हैं। पहला कंसेप्ट, इंडस्ट्री हमने पकड़ ली। फर्ज कीजिए इंडस्ट्री है हमारी क्लॉथिंग कंपनी, कपड़े बनाने वाली कंपनी, ठीक है, और वो बनाती है क्या क्या ब्रांड है आजकल कपड़े बनाने वाली फीमेल वाले? सफायर, जे डॉट, नाइकी, निशात, लाइम, बच्चा पार्टी। ये खवातीन वाले कौन से ब्रांड्स होते हैं? सफायर नहीं, जो स्पेशली खवातीन के लिए ड्रेसिंग। नहीं, एक होता है, पता नहीं क्या है, सना सफीना शायद। हाँ, सना सफीना, हाँ हाँ, बस ठीक है ठीक है, ये एग्जाम्पल बस, हाँ यही याद कर। फर्ज कीजिए हमारी कंपनी, अच्छा आपको पता है आजकल ज़्यादा दौर है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। फिजिकल मार्केटिंग भी होती है लेकिन वो कम होती है, ज़्यादा सोशल मीडिया मार्केटिंग में एक एक व्यू पे, जैसे यूट्यूब के एक एक व्यू पे पैसे मिलते हैं ना, तो सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह पे मार्केटिंग एक एक व्यू जब वो किसी को दिखाते हैं तो उसके बदले में कॉस्ट लेते हैं, हमसे बिल लेते हैं। तो हमारे लिए याद रखिए, हमने अगर एडवर्टीजमेंट करनी है, जैसे फर्ज कीजिए मैं हूँ CEO सना सफीना कंपनी, जो भी ये ब्रांड है मेरा, हरा शाहजहां कंपनी है इनका।
अब मैंने सोशल मीडिया वालों को कह दिया, आपने मुझे बताना है क्या मेरी स्ट्रेटजी ठीक है। मैंने कहा भाई ये मेरी ऐड है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है, ये फेसबुक पे आपके जितने भी यूजर्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र तक ये मैसेज स्प्रेड कर दीजिए कि हम ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ये क्लॉज सेंड कर। क्या ये मेरी स्ट्रेटजी करेक्ट है? होगा क्या? बिल मुझे मिलियंस का आ जाएगा एडवर्टाइजमेंट, लेकिन मेरी सेल जो है वो बहुत कम होगी। क्या रीज़न है इसमें? कैटेगराइज नहीं किया। क्या क्या करना चाहिए था मुझे? कैटेगराइज करना। भाई सबसे पहली चीज़, क्या मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ? अगर मैं एक्सपोर्ट कर नहीं रहा तो मुझे तो सिर्फ पाकिस्तान के यूजर्स तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहिए। मैंने जब उससे क्या ज़्यादा से कहा ज़्यादा से ज़्यादा फैला दो, वो यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में, वो सारे, फिर सोशल मीडिया में तो ऐसे ही है ना, 1 मिनट के अंदर पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो सकता है मैसेज, सबको सर्कुलेट कराएगा। रशिया में भी सबको सर्कुलेट करवाएगा, कॉस्ट बढ़े। तो ये मेरी गलत स्ट्रेटजी है। ओके, मैंने गलती क्या की? स्पेसिफाई नहीं किया कि मेरी टारगेट मार्केट कौन है, मेरा यूजर कौन है, मुझे स्पेसिफाई करना चाहिए। अच्छा, अब अगले लेवल पे आते हैं। सबसे पहले अब ये जो टारगेट मार्केट को क्लासिफाई करना है ना, ये हम डिफरेंट बेसिस पे कर सकते हैं। अब मैंने एक बेस क्लासिफाई की, मैंने कहा रीजनल बेसिस पे क्लासिफाई करो जी, जियोग्राफिकल बेसिस के ऊपर। सिर्फ पाकिस्तान के सोशल मीडिया यूजर्स तक ये मैसेज जाना चाहिए, बाकी नहीं। अब मैंने किसी हद तक बेहतर डिसीजन किया। अब मैंने उनको कहा जी फैला दो जितना फैला सकते हो। क्या ये मेरा डिसीजन ठीक है? अभी भी मार्केट ठीक नहीं। क्यों? अब क्या प्रॉब्लम है? कस्टमर टारगेट। क्या मजीद मुझे कस्टमर को बाइफरकेट करना है, क्लासिफाई करना है, टारगेट करना है? क्या मुझे अपनी मार्केट का मजीद सेगमेंट बनाना है, फर्दर सेगमेंटेशन करनी है? भाई अब किस बेस पे करनी है? जेंडर की बेस पे। शाबाश। तो मैंने उन्हें ये कहा, अब की बात, हाँ सिर्फ फीमेल, मेरा नाम से मुझे भी लग रहा है कि शायद फीमेल प्रोडक्ट से बनाते होंगे ना। हाँ, तो मुझे जेंडर स्पेसिफाई भी करना चाहिए कि पाकिस्तान में सिर्फ जो फीमेल सोशल मीडिया यूज, क्योंकि एक एक क्लिक की कॉस्ट है, एक गलत डिसीजन आपके लाखों रुपए के बजट को उड़ा सकता है। अब मैं आपसे क्या कहूंगा कि सिर्फ पाकिस्तान में जो पहले मैंने ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन की, अब मैं सेगमेंटेशन करूं जेंडर की बेस पे कि पाकिस्तान में सिर्फ फीमेल्स यूजर जो हैं उन तक मैसेज पहुंचाया जाए। क्या बताइए, अब ये ठीक है? नहीं सर, अब एज पे है। अब क्या एज की बेस पे भी मार्केट को ब्रेक किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है? बिल्कुल, एज की बेस पे भी क्लासिफाई किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अब एज की बेस, अब आप मुझे बताइए, इसमें वैसे तो प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, आपके ख्याल में इसमें सूटेबल एज क्या होगी? 18 से लेके 30 तक। ठीक है, 18 से 30 तक कर दिया हमने इसको क्लासिफाई। क्या आपके ख्याल में ये क्लासिफिकेशन अब ठीक है, या इसको मजीद रिफाइन, मजीद सेगमेंट? कैसे? इनकम लेवल पे, इनकम लेवल पे। अच्छा, एरिया भी बाज़ औक़ात इनकम लेवल में यूज़ होते हैं। जैसे आपको पता है बाज़ कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनमें अमूमी तौर पे ऐसे लोग रहते हैं जो हाई इनकम, जो बहरिया टाउन, DHA, वेलेंशिया। ठीक है, तो नेक्स्ट हमें मार्केट को ब्रेक करना चाहिए इनकम लेवल। अब देखें, ये उनके अपने स्टैटिस्टिक्स होते हैं। अब सवाल ये ज़हन में पैदा आ सकता है कि कैसे पता चलेगा इनकम लेवल किसका कितना है, किसका कितना है? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बैकएंड में काम कर रही होती है। वो लाइक से, डिसलाइक से, इंटरेस्ट से, बाइंग हैबिट्स क्या है, क्या चीज़ बाय कर रहे हैं, इससे उन्होंने एनालिसिस किए होते हैं। तो अगर मुझे जितना मैं एग्जैक्ट अपने टारगेट मार्केट को फोकस कर सकूँ ना, उतना ही मेरे लिए बेहतर है। कॉस्ट कम होगी और मैसेज पहुंचेगा मेरे एग्जैक्ट यूजर तक। इस टारगेट मार्केट को आइडेंटिफाई करने का नाम है मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन में हम क्या करते हैं, एक जो बड़ी मार्केट है किसी भी प्रोडक्ट की मार्केट है, क्लॉथिंग की तो मैंने एग्जांपल दी, आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं कोई भी। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स की एग्जांपल भी ली जा सकती है। ठीक है,
किसी भी मार्केट को क्लासिफाई करना कंज्यूमर्स की बेस पे, कस्टमर की बेस पे, किस बेस पे? कस्टमर्स की बेस पे क्लासिफाई करना, इसे कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। अब ये जो क्लासिफिकेशन की बेसिस हैं ये बहुत सी हो सकती हैं। ये ज्योग्राफिकल बेसिस हो सकती हैं, ये इनकम लेवल की बेसिस, इनकम बेसिस हो सकती हैं, जेंडर एज बेस हो सकती है, ठीक है, और भी बहुत सी बेसिस हो सकती हैं। इसे कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। मेरा पहला सवाल आपसे यह है, कंसेप्ट को समझ, डेफिनेशन वगैरह आप पिक कर लेंगे, वो मुझे मसला नहीं है। मार्केट सेगमेंटेशन क्यों जरूरी है? रीजन ये है कि कोई भी कंपनी मार्केट में हर कंज्यूमर को सर्व नहीं कर सकती। हमें डिसाइड करना होता है कि हमने किस पर्टिकुलर टाइप ऑफ कंज्यूमर को फोकस करना है। तो हम पहले मार्केट को में सेगमेंटेशन बनाते हैं डिफरेंट क्राइटेरिया की बेसिस पे, फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं हमने किसको फोकस करना है। जैसे फर्ज कीजिए, अगर ये तो एक मैंने एग्जांपल दिया आपके सामने एक ब्रांड की, अगर हम जैसे जे डॉट की बात करें, ठीक है, या सफायर की बात करें, तो इसमें शायद हमारे पास वैरायटी ज़्यादा हो टारगेट मार्केट में भी। उनकी कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो डिफरेंट जेंडर के लिए या डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए हो, लेकिन स्टिल वहाँ पे भी इन्होंने कुछ ना कुछ सिलेक्शन की होगी जरूर। वो हर कस्टमर को फोकस नहीं करते। तो मुझे बताइए, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करें, हमें हर कस्टमर के पीछे भागना चाहिए कि पहले डिसाइड कर लेना चाहिए हमारा टारगेट कस्टमर कौन है और सिर्फ उसके ऊपर फोकस करना है, उसके ऊपर फोकस करना है। जो दुनिया में सबसे बड़ी मार्केट सेगमेंटेशन की बेसिस है ना, सबसे ज्यादा यूज होती है, वो है इनकम लेवल, कि आप किस तरह के कंज्यूमर को फोकस करना। एक कंज्यूमर होता है जो कि हाई पेइंग कैपेसिटी में होता है, हाई इनकम लेवल का, और एक होता है लो इनकम लेवल। हर इंडस्ट्री में ये दोनों, कम से कम ये दोनों तरह के सेगमेंट्स जरूर मौजूद होंगे। कुछ कंपनीज फोकस कर रही होती हैं टॉप लेवल यानी हाई इनकम को, और कुछ कर रही होती हैं लो इनकम। ये सबसे ज्यादा अदर बेसिस भी हैं, जैसे मैं बताया एज है, जेंडर है, रीजनल बेसिस है, वो भी है, लेकिन बड़ी बेसिस ये। अच्छा मुझे बताइए, क्या टेलीकॉम कंपनीज पाकिस्तान में उन्होंने मार्केट सेगमेंटेशन की है? मार्केट सेगमेंटेशन नहीं करते। प्रीपेड पोस्टपेड, क्या उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए अलग, स्टूडेंट्स की मार्केट को अलग और एग्जेक्टिव्स की मार्केट को अलग किया कि नहीं किया? क्योंकि दोनों की नीड्स डिफरेंट है, और बाजू का सिटी वाइज भी क्लासिफाई करते हैं। बेहतरीन पैकेजेस सस्ते, शाबाश। तो ये पहला स्टेप होता है जब किसी भी इंडस्ट्री में हम डिसीजन कर लेते हैं ना जाने का। अगला डिसीजन हमारा ये होता है कि क्या हमने हर कस्टमर को सर्व करना है। इसका ऑब्वियस आंसर है नो। तो हमने डिसाइड करना होता है किस कस्टमर को सर्व करें, उसके लिए हम मार्केट के हिस्से करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। जो सबसे बड़ी क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया कौन सी यूज होती है, इनकम। यह है मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है, मार्केट। इसमें फिर हम चूज कर लेते हैं कि किस मार्केट सेगमेंट को हमने सेलेक्ट करना है। जैसे एक कंपनी है फॉर एग्जांपल मर्सिडीज, BMW, पोर्शे, ऑडी। ये अगर कंपनी है, इन्होंने किसको फोकस किया है? क्या इन्होंने ज्यादा यूजर्स को, जो इकोनॉमी प्रोडक्ट्स? नहीं, ये कौन सी हाई में लग्जरीज, ऐसे लोग जो लग्जरी गुड्स को पसंद कर, लग्जरी कार्स को पसंद करते हैं, इनका फोकस वो है। दूसरे लोग इनका फोकस नहीं है, ठीक है, रोल्स रॉयस बिल्कुल। और जो टोयोटा, सुजुकी, होंडा, ये कंपनीज हैं, ये अमूमी तौर पे इकोनॉमिक, हाँ, लेकिन जनरली बात कर रहा हूं, जनरली ये ऐसे कंज्यूमर को फोकस करती हैं जो कि इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स को हासिल करना चाहते हैं, इकोनॉमिक वर्जन को हासिल करना चाहते हैं। और इसी तरह आप हर जगह पे एग्जाम्पल, कंपनीज की कोशिश ये होती है मार्केट सेगमेंटेशन के बाद पहले तो ये डिसाइड करें फोकस किस पे करना है, किस सेगमेंट पे करना है। पूरी मार्केट पे कोई कंपनी प्रोबेबली फोकस नहीं कर सकेगी, टारगेट करना पड़ेगा किस सेगमेंट पे। सेगमेंटेशन करेंगे, फिर किसी एक या दो सेगमेंट के ऊपर फोकस करेंगे,
ठीक है। सम टाइम कंपनी क्या करती हैं, वो डिफरेंट वेरिएंट्स लॉन्च करती है। एक वेरिएंट उनका एक सेगमेंट के लिए होता है, दूसरा वेरिएंट उनका दूसरे सेगमेंट के लिए होता है। यूनिलीवर बिल्कुल, जैसे इसकी एक एग्जांपल वापडा। अब उनका जो एक उनके यूजर, उन्होंने अपनी मार्केट को, यानी अपने जो कंज्यूमर्स हैं उस मार्केट को दो बड़े हिस्सों में क्लासिफाई किया, एक इंडस्ट्रियल यूजर, कमर्शियल यूजर, एक रेजिडेंशियल यूजर। ठीक है, उनके लिए वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स, हालांकि प्रोडक्ट की नेचर सेम होती है लेकिन रेट्स वाला डिफरेंट होते हैं, और उसमें बाज़ का सर्विसेज भी डिफरेंट होती है। जैसे नहीं, कैटेगरीज बहुत सी हो सकती है, मैं सिर्फ दो बेसिक कैटेगरीज आपके सामने रख रहा हूं, हाई पेइंग और लो पेइंग। ठीक है, इसके अलावा और भी एग्जांपल। ये है मार्केट सेगमेंटेशन। यहां तक मुझे बताइए कंसेप्ट क्लियर है? इंडस्ट्री में हम घुस गए, अगला हमारा फैसला क्या है कि पूरी मार्केट में से कौन से वाले कस्टमर को फोकस करना है। इसके लिए पहले हम मार्केट का एनालिसिस करके उसकी सेगमेंटेशन करेंगे। सेगमेंटेशन का मतलब मार्केट के हिस्से करने हैं, वो बहुत से बेसिस के ऊपर किए जा सकते हैं, एज है, रीजनल बेसिस वगैरह वगैरह। सेगमेंटेशन का कंसेप्ट समझ आ गया? आइए अब देखते हैं जरा वो हमें कैसे समझाता है इस कंसेप्ट को। पहले ये बेसिक बात, क्वेश्चन कहता है सेगमेंट, मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? छोटा सा कंसेप्ट है। मार्केट सेगमेंटेशन इज डिवाइडिंग ए मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुप ऑफ बायर। इसमें बायर्स को अंडरलाइन कीजिए, ये बहुत है। ये एक लफ्ज चेंज करेंगे ना, कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। बायर को सेलर कर देंगे ना, कंसेप्ट कुछ और बन जाएगा। मार्केट सेगमेंटेशन में हम क्या करते हैं, मार्केट में हमारे जितने भी बायर्स हैं उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में, जैसे एज के हिसाब से, भाई 20 से 25 वाला अलग ग्रुप है, 25 से 30 वाला अलग, 30 से 40 वाला अलग, ऐसे। या इनकम लेवल कि जिनकी मंथली इनकम 50,000 से कम है वो अलग कर दिया, 50 से 1 लाख तक अलग कर दिया, 1 लाख से ज्यादा मंथली इनकम जिनके उनको अलग कर दिया, जेंडर की बेस पे। ठीक है, जो फीमेल है उनको अलग कर दिया, मेल उनको अलग कर दिया। ये सारे मार्केट सेगमेंटेशन है। डिवाइडिंग ए मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुप ऑफ बायर्स। जाहिर है जब मार्केट को डिवाइड करेंगे वो स्मॉलर ग्रुप भी बनेगा, डिवाइड करके कोई लार्जर ग्रुप भी बनता वाला, वो स्मॉलर ग्रुप भी बनेगा। हु हैव डिफरेंट नीड्स। डिफरेंट नीड का मतलब ये नहीं है कि एक ही सेगमेंट के अंदर उनकी नीड्स डिफरेंट होगी, नहीं नहीं, एक सेगमेंट की दूसरे सेगमेंट से नीड डिफरेंट होगी, ये जहन में रखिए। प्रायोरिटीज, ठीक है, डिफरेंट होगी। जैसे अगर हम मेल्स और फीमेल्स को अलग अलग करते हैं तो इनमें मेल्स की फीमेल से जो प्रायोरिटीज होंगी या नीड्स वो डिफरेंट होगी, बाकी मेल सबकी नीड्स एक जैसी होंगी, या उनके जो है नीड सेम, और इसी तरह फीमेल जो है इनकी भी नीड्स सेम होंगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल के अब आया है फॉर एग्जांपल, वो फीमेल्स के मार्केट में तो डिमांड, उस सेगमेंट में तो उसकी डिमांड होगी, लेकिन मेल सेगमेंट उसकी डिमांड नहीं होगी। उस साइड पे आप जितनी भी अगर एडवर्टीजमेंट करते हैं उसकी डिमांड 0 ग्रेड होगी, वो सारी संक कॉस्ट आपकी, ज़ाया कॉस्ट। कह रहे हैं who have different needs, characteristics or behavior and might require different product। यानी सेगमेंटेशन में एक सेगमेंट की नीड, उसकी रिक्वायरमेंट, उसका बिहेवियर डिफरेंट होगा, और दूसरे सेगमेंट में जो यूनिट्स हैं, जो लोग हैं, उनकी नीड, उनका बिहेवियर डिफरेंट होगा। एग्रीड? यानी हम अगर अपनी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ाते हैं तो एक सेगमेंट हो सकता है उसको फर्क ना पड़े, उसका बिहेवियर डिफरेंट हो, और दूसरा सेगमेंट जो है उसका बिहेवियर में भी डिफरेंट हो, वो हमारी डिमांड को कम कर दे। और इंटरेस्टिंगली समटाइम ऐसा भी होता है, किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए ना, तो किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाए, उसकी डिमांड बढ़ जाती है। और किसी ऐसी एग्जांपल्स भी हैं, किसी प्रोडक्ट की प्राइस कम हो गई, उसकी डिमांड भी कम हो। याद रखिए, मार्केटिंग का एक असूल है, याद रखें। मार्केटिंग का असूल क्या है? परसेप्शन ज्यादा अहम है रियलिटी से। मार्केटिंग का रूल क्या है? परसेप्शन ज्यादा अहम है। और लोग क्या करते हैं, वो प्राइस को परसीव करते हैं एज मेजर ऑफ क्वालिटी। वो समझते हैं जो हाई प्राइस होगी ना, ऑटोमेटिकली उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, और जो लो प्राइस होगी परसीव करते हैं उसकी क्वालिटी भी लो होगी। ठीक है, तो यही वो बता रहा है हमें
कि हमने मार्केट को डिफरेंट सेगमेंट्स में क्लासिफाई कर लिया। अच्छा, तो मार्केट सेगमेंट क्या हुआ? ग्रुप ऑफ बायर्स हु हैव सिमिलर नीड। अच्छा, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहां पे क्या मार्केट सेगमेंटेशन में कह रहा है डिफरेंट नीड्स, और यहां पे कह रहा है कि सेगमेंट वो है जो सिमिलर नीड है। फर्क है, एक सेगमेंट की दूसरे सेगमेंट से डिफरेंट नीड्स हैं, लेकिन एक सेगमेंट के अंदर जितने भी बायर्स हैं उन सब की सेम नीड है। ठीक है, इसमें ऊपर वो आपको प्लूरल फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहा है, यहां पे सिंगुलर फॉर्म में कि एक सेगमेंट क्या है, ग्रुप ऑफ बायर जिनकी सिमिलर नीड। भाई ये बात समझ है। कह रहा है मार्केट मेथड ऑफ सेगमेंटिंग, मार्केट को सेगमेंट करने के बहुत से तरीके हैं, जैसे एज, टीन एज, यंग, मैरिड, रिटायर्ड। ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स होती हैं, वो डिफरेंट ग्रुप के लोग जो है डिफरेंट डिमांड करते हैं। जैसे जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज होती हैं, ये बताइए किस तरीके से क्लासिफिकेशन करती होंगी भला? एज ग्रुप, क्योंकि इनको पता है कि हमारे जो फॉर एग्जांपल 60+ एज के लोग हैं, वो उनमें हमारी प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, उनके हेल्थ इश्यूज होते हैं। ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से भी सेगमेंटेशन की जा सकती है, इनकम लेवल में भी सेगमेंटेशन, कंज्यूमर और रिटेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और क्वालिटी या परफॉर्मेंस। ये कंज्यूमर और रिटेलर आपको पता है, रिटेलर वो होता है जो हम हमारी कंपनी से चीज खरीदेगा आगे फर्दर सेल करने के लिए, और कंज्यूमर वो होता है जो चीज खरीदता है उसे इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, वो डिफरेंट क्लास। और क्वालिटी या परफॉर्मेंस, हाई क्वालिटी, मॉडरेट क्वालिटी, परफॉर्मेंस, हाई परफॉर्मेंस, लो परफॉर्मेंस। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस अमूमी तौर पे जो हाई इनकम लेवल को फोकस करते हैं ना ग्रुप को, वो परफॉर्मेंस भी प्रोडक्ट की हाई देते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन होगी। मार्केट सेगमेंटेशन का कंसेप्ट समझ आ गया? इन शॉर्ट मार्केट सेगमेंटेशन में क्या बता रहा है, मार्केट को बायर्स की छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करना है, और जो ग्रुप होगा हर एक की उसकी नीड्स सिमिलर होगी। हो गया जी सेगमेंटेशन। अब आपने डिसाइड करना है कि कौन से ग्रुप के ऊपर फोकस करें। हाई इनकम लेवल पे फोकस करना है, लेकिन याद रखिए हाई इनकम लेवल में इनकम उसमें नंबर ऑफ कस्टमर्स कम होंगे, ये असूल होता है। दो कंसेप्ट आगे चल के हम कहीं पढ़ेंगे, एक होता है मार्केट, एक होता है प्राइसिंग के कि प्रोडक्ट की प्राइस कैसे होनी चाहिए, एक होता है स्कीमिंग, एक होता है मार्केट पेनिट्रेशन। स्कीमिंग का मतलब ये होता है क्रीम, कि मार्केट जो क्रीम है ना उससे फायदा उठाया जाए, जो हाई प्राइस पे कर सकते हैं। अब क्रीम कितनी होती है, अब दूध है फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी देखा हो, वो उसके ऊपर सिर्फ छोटी छोटी तय होती है, कितना 10% होती होगी बस। ठीक है, बाकी उसके बाद दूध, और फिर उसके बाद नीचे कच्ची लस्सी। मार्केट में भी इसी तरीके से कस्टमर्स होते हैं, एक मक्खन मलाई वाले, फिर दूध वाले, फिर उसके बाद लस्सी कच्ची। तो ये है हमारी सेगमेंटेशन। अब हमने फैसला कर लिया, फर्ज कीजिए कि हम हाई इनकम पेइंग जो लोग हैं इनके ऊपर फोकस करना है। अब अगला डिसीजन देखिए, हमने फोकस कर लिया, जैसे ही हमने ये, उसने आपके सामने ना एक डायग्राम बनाई है, इस डायग्राम को जरा फोकस कीजिएगा, इसको थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूं। ये एक्स एक्सिस पे क्वालिटी है, वाई एक्सिस पे प्राइस है। हमने ये डिसाइड किया हाई क्वालिटी प्रोडक्ट बेचेंगे, और किन लोगों को बेचेंगे? हाई। इसका मतलब है हमने ये पूरी मार्केट है, ये यहां से लेके ना यहां तक, ये आपकी पूरी मार्केट है। यहां पे इसमें वो वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि उन्हें अच्छी क्वालिटी की चीज मिले, हाई क्वालिटी की, चाहे प्राइस हाई क्यों ना हो। ठीक है, यहां पे वो लोग हैं जो चाहते हैं कि क्वालिटी तो अच्छी हो, प्राइस लो। यहां पे वो लोग हैं जो चाहते हैं क्वालिटी भी लो, और यहां पे तो कोई होने भी नहीं चाहिए, हैं भी नहीं, होने भी नहीं चाहिए थे। अगर होते तो कौन से लोग होते? जो कहते हैं भाई हमें क्वालिटी कम दे दो, चाहे प्राइस हम हाई पे करेंगे। दुका दुका होते भी होंगे, रैशनल कंज्यूमर नहीं होता। अच्छा चले ठीक, तो ये समझ आ रहा है आपको, ये सारी मार्केट है।
हमने पोजीशन ली मार्केट में, ये क्लियर, आपको कोई इतराज तो नहीं है यहां पे पोजीशन लेने में? जैसे ही हमने पोजीशन ली हम हैरान रह गए, हमसे पहले भी वहां पे कुछ कंपनीज मौजूद थी। पॉसिबल है कि नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। BMW, उधर गए, उधर मर्सिडीज वाले भी बैठे थे, ठीक है, लैम्बोर्गिनी वाले, और कौन कौन सी कंपनीज हैं, ऑडी वाले भी बैठे थे, पोर्शे, BMW, ये सारे होता है। पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर फर्ज कीजिए हम कहते कि जी इकोनॉमिक प्रोडक्ट की तरफ जाना है, यानी क्वालिटी भी थोड़ी कम और प्राइस भी थोड़ी कम, ठीक है, तो फिर यहाँ पे शायद हम अगर टोयोटा वाले हैं तो साथ ही सुजुकी वाले भी होते, उधर साथ ही होंडा वाले भी होते, और साथ में कुछ और कंपनीज भी होती। भाई समझ रहे हैं, ये ग्रुप ऑफ कंपनीज डिफरेंट, क्योंकि इनकी टारगेट मार्केट डिफरेंट, इन्होंने किसी और मार्केट को फोकस, ये ग्रुप डिफरेंट। ये शायद ऐसे लोग हैं जो कहते हैं सर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ठीक है, मेहरान चलें। इस बात से एग्री करते हैं कि हम मार्केट की सेगमेंटेशन के बाद जिस सेगमेंट में भी जाएं, मोस्ट प्रोबेबली वहां पे कुछ दूसरी कंपनीज भी मौजूद होंगी या हमारे जाने के बाद आ जाएंगी। क्लियर है? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जो इस कंसेप्ट की जान है, जो अब आपको सिखाना है। एक मार्केट है, ये कौन सी है, ये मेहरान वाले, एक मार्केट ये है BMW वाले, समझाने के लिए सिर्फ कह रहा हूं। इसमें कौन कौन सी कंपनी है? BMW भी है, मर्सिडीज, और बिल्कुल ठीक है। इसमें है मेहरान, यूनाइटेड, रोड प्रिंस, ये मुझे सिर्फ एक चीज का जवाब दीजिए, क्या ये सारी इंडस्ट्री एक ही है या इंडस्ट्री डिफरेंट है? इंडस्ट्री एक है, इसके अंदर डिफरेंट कंपनीज है। क्वेश्चन मेरा, क्या हर कंपनी एक दूसरे की कंपेटिटर है? इंडस्ट्री सेम है। देखिए कंसेप्ट बड़ा क्रिटिकल है। आप मुझे ये कह रहे हैं कि सर सेम इंडस्ट्री के अंदर डिफरेंट कंपनीज हो सकता है एक दूसरे की कंपेटिटर ना हो, या हो भी तो बहुत ही दूर दराज, ना होने के बराबर कंपटीशन हो। अब ये वो रोड प्रिंस वाले कहें हम BMW को कम्पीट करेंगे, या मर्सिडीज वाले कहे कि हम मेहरान के साथ अपना कंपटीशन, इनके कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, दोनों ही बेवकूफ होंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। इस मार्केट के अंदर एक सेगमेंट के अंदर जितने भी सिमिलर कंपनीज होती हैं, जिनका ऑब्जेक्टिव, जिनकी स्ट्रेटजीज सेम होती हैं, ऐसे सप्लायर, अब मैं कह रहा हूं ग्रुप ऑफ सप्लायर जिनका फोकस सेम कस्टमर टारगेट मार्केट है, उनकी स्ट्रेटजीज भी सेम होती। स्ट्रेटजी सेम क्या? सारे क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहे होंगे। ऊपर बात करें यहां सारे क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहे होंगे, इधर बात करें यहां पे सारे प्राइस के ऊपर फोकस कर। हर बंदा उसी चीज को फोकस करता है ना, एडवर्टाइज करता है जो उसका प्लस पॉइंट हो। इनकी स्ट्रेटजी प्राइस के ऊपर कम्पीट करना होगी, इनकी स्ट्रेटजी क्वालिटी के ऊपर कम्पीट करना। तो एक ग्रुप के अंदर जो कंपनी जिनकी सिमिलर स्ट्रेटजीज हैं, इनको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक ग्रुप। ये अलग स्ट्रेटजिक ग्रुप है, ग्रुप 4, और ग्रुप 1 अलग स्ट्रेटजिक ग्रुप है। ये समझ रहे हैं? कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट सुन ले। जिस कंसेप्ट के लिए एक लाइन बोल रहा हूं, अगर लाइन समझ आ गई, कंसेप्ट समझ आ गया, उसके आगे कुछ नहीं समझाना। कंसेप्ट ये है, एक ग्रुप के अंदर जो कंपनीज है ना, स्ट्रेटजी ग्रुप के अंदर, उनका आपस में डायरेक्ट कंपटीशन है, लेकिन एक स्ट्रेटजी ग्रुप का दूसरे स्ट्रेटजी ग्रुप के साथ कोई डायरेक्ट कंपटीशन नहीं, हालांकि दोनों सेम इंडस्ट्री में है। ये बात समझ आती है? चलिए, बस यही कंसेप्ट था। ये है स्ट्रेटजी ग्रुप। स्टेप नंबर 1 हमने मार्केट को सेगमेंट किया। स्टेप नंबर 2 हमने जिस सेगमेंट के ऊपर फोकस किया उसमें और कंपनीज भी होंगी, तो हमारा डायरेक्ट एक स्ट्रेटजी ग्रुप बन गया। असूल क्या है? आपने जब कभी अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनानी है, कोई स्ट्रेटजी प्राइस की, प्रमोशन की, प्रोडक्ट की, प्लेसमेंट की, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, कोई स्ट्रेटजी बनानी है, आपने अपने स्ट्रेटजी ग्रुप को देखना है
स्ट्रेटजी ग्रुप के अलावा और किसी कंपनी को नहीं देखना। किसको देखना है? स्ट्रेटजी ग्रुप को देखना है। स्ट्रेटजी ग्रुप के अलावा और किसी कंपनी को नहीं देखना, क्योंकि उसका फोकस, उसकी स्ट्रेटजी और है। इस ग्रुप के अंदर जितनी भी कंपनीज अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगी, वो इसी ग्रुप के अंदर दूसरी कंपनीज को सामने देखेंगी, दूसरी कंपनीज को अपना बेंचमार्क बनाएंगी, उनके साथ कंपैरिजन करेंगी। ग्रुप 4 का अगर सीईओ स्ट्रेटजी बनाते हुए ग्रुप 1 की कंपनी को देख रहा है ना, वो फार अंधा है। ये चीज वो अंधा है। एग्री करते हैं इस बात से? चलिए, स्टेप नंबर 1 मार्केट सेगमेंटेशन आ गई। स्टेप नंबर 2 स्ट्रेटेजिक स्पेस। अब जरा स्ट्रेटेजिक स्पेस को भी पढ़ लेते हैं कि वो क्या, इसको डिफाइन कैसे करता है। सॉरी, अभी स्ट्रेटेजिक ग्रुप बताया, स्ट्रेटेजिक स्पेस नहीं बताया। अभी नहीं, अभी मुझे एक्सप्लेन करने दें। स्ट्रेटेजिक ग्रुप क्या है? स्ट्रेटेजिक ग्रुप सुन लें। कहता है स्ट्रेटेजिक ग्रुप है, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मीन्स कंपनीज विद इन सेम इंडस्ट्री दैट हैव सिमिलर बिजनेस मॉडल और सिमिलर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजीज। यानी फोकस करना है सबने क्वालिटी पे, है सेम इंडस्ट्री में, लेकिन फोकस करें सिमिलर। वो क्या होगा? एक स्ट्रेटजी ग्रुप। अगर स्ट्रेटजी डिफरेंट हो जाएगी, इंडस्ट्री सेम है, स्ट्रेटजी डिफरेंट हो जाएगी, वो ग्रुप भी डिफरेंट हो जाएगा। फिर से, स्ट्रेटजी ग्रुप मींस कंपनीज विद इन सेम इंडस्ट्री दैट हैव सिमिलर बिजनेस मॉडल और सिमिलर कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटजी। कह रहा है स्ट्रेटजीज ऑफ ऑल कंपनीज इन स्ट्रेटजी ग्रुप विल बी सिमिलर। इसकी भी स्ट्रेटजी, ये भी जब ऐड करेगी ना, ऐड देगी, प्राइस को मेंशन नहीं करेगी। ये नहीं कहेगी हमारी प्राइस कम है, आ जाओ, ना ना ना, ये कभी भी एडवर्टाइजमेंट में प्राइस को फोकस नहीं करेंगे। परफॉर्मेंस को, क्वालिटी को, टेक्नोलॉजी को, ठीक है, फीचर्स को फोकस कर रहे होंगे, और वो प्राइस को कर रहे होंगे। ठीक है। अच्छा, आगे अहम कंसेप्ट क्या है? स्ट्रेटजीज ऑफ ऑल कंपनीज इन स्ट्रेटजी ग्रुप विल बी सिमिलर, देयरफॉर ऑल एंटिटीज इन द सेम स्ट्रेटजी ग्रुप आर कंसीडर्ड एज सिंगल कंपेटिटर्स। सिंगल कंपेटिटर्स का मतलब क्या है? ये एक दूसरे के साथ इनका कंपटीशन है। एक दूसरे, इस ग्रुप के अंदर जितनी भी कंपनीज है उनका एक दूसरे के साथ कंपटीशन, उनका इसके साथ कंपटीशन नहीं है। समझ ले, सिंगल कंपटीशन यूनिट है। इसका ये मतलब नहीं है दोनों मिलजुल के काम कर रही होंगी सारी कंपनीज, ना, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। ठीक है, मेरी बात समझ आई? अब जरा डिसीजन का पॉइंट सुन लीजिए, जो काम आएगा आपके डिसीजन मेकिंग। पहला सुन, मार्केट, ये आपको कुछ डब्बे नजर आ रहे हैं सॉलिड लाइन के साथ, कुछ हैं डॉटेड लाइन के साथ। डॉटेड लाइन वो प्लेसेस है जहां पे इस वक्त कोई कंपनी नहीं है। पहला असूल क्या है? अगर आप किसी इंडस्ट्री में एंटर होना चाहते हैं ना, मार्केट सेगमेंटेशन कर ली, पहला असूल भाई कोशिश करनी है उस सेगमेंट को फोकस करें जिसको अभी तक किसी ने फोकस नहीं किया। इसको कहते हैं अनटैप्ड मार्केट। क्या कहते हैं? अनटैप्ड मार्केट। बेहतरीन पहली स्ट्रेटजी क्या है कि मार्केट में उस एरिया को फोकस करें जिसको अभी तक किसी ने फोकस नहीं किया। जैसे इसको फोकस किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया, ये जगह खाली है। यानी इस एज ग्रुप वाले में भी लोग ऐसे हों जिनके लिए कोई प्रोडक्ट नहीं बनाई जा रही, या इस रीजन के लोग ऐसे हैं जिनके लिए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे, या इनके लिए नहीं। ये डॉटेड लाइन वाले स्ट्रेटजिक स्पेस है, ये खाली जगह है, अनटैप्ड मार्केट। क्या बोलते हैं? पहली एडवाइस आपको ये है, इंडस्ट्री का फैसला कर लिया, सेगमेंटेशन कर ली, उसके बाद किस कस्टमर को फोकस करना है, स्ट्रेटजिक स्पेस आइडेंटिफाई करें और स्ट्रेटजिक स्पेस ढूंढे और स्पेस को फिल करें। बजाय ये कि एग्जिस्टिंग कहीं पे कंपेटिटर्स मौजूद हैं, एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजिक ग्रुप में आने की बजाय आपने स्ट्रेटजिक स्पेस ढूंढना है, वहां पे पोजीशन बनाएं। क्योंकि एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजिक ग्रुप में ऑलरेडी मारामारी चल रही होगी। वही एक बात मैं फिर करूंगा, रेड सी ब्लू सी। इधर आप आते हैं, ये रेड सी है, ये रेड सी, ये रेड सी है, इधर क्या है? ब्लू सी। इसमें रिस्क थोड़ा सा ज्यादा होता है क्योंकि इसमें कुछ पता नहीं मार्केट कैसे रिस्पॉन्ड करे आपके प्रोडक्ट को। हो सकता है लोगों ने ट्राइयां की हो, इधर नाकाम होकर निकल गए हो, लेकिन हो सकता है अभी इस तरफ किसी का ध्यान ही ना गया हो। ऐसे भी होता है कि इस मार्केट की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया होता। लोग जी जैसे हुंडई की एग्जांपल दे रहे हैं, उसमें क्या चीज ऐसी है जो बाकी नहीं ऑफर कर?
अच्छा लग्जरीज में और इकोनॉमी के बीच में है, पर हाँ बिल्कुल जगह थी, स्टैटिक स्पेस थी, उसे फिल कर ली, मार्केट को कैप्चर कर रहे हैं। यही काम आपने करना है, पहली एडवाइस आपको ये है, ठीक है। लेकिन फर्ज कीजिए आप कहते हैं नहीं इसमें रिस्क ज्यादा है, हो सकता है हम काम करें, प्रोडक्शन बनाएं, डिमांड क्रिएट ना हो, तो क्या कोई दूसरी ऑप्शन है? दूसरी ऑप्शन भी है, लेकिन पहली एडवाइस क्या है? मार्केट सेगमेंटेशन के बाद स्ट्रेटजिक ग्रुपिंग बनाएं, इसको बोलते हैं स्ट्रेटजिक मैप। मैप में जो स्ट्रेटजिक स्पेस मिले, अनटैप्ड मार्केट, उसको कैप्चर करने की कोशिश करें। ये पहला लेसन। फर्ज कर लें उसको हमने कर लिया, या फर्ज कर लिया हमने कहा कि नहीं ये नहीं, दूसरी तरफ जाए। तो अगर हम किसी स्ट्रेटजिक ग्रुप में एंट्री लेते हैं, इसमें भी क्या प्रॉफिट कमाने का कोई फार्मूला है? वो उसकी तरफ अभी बाद में आते हैं। पहले मुझे बताइए स्ट्रेटजिक ग्रुप क्या है? ये आपको ये स्ट्रेटजिक मैप समझ आ गया? इसके अंदर स्ट्रेटजिक ग्रुप क्या चीज शो कर रहे हैं समझ आ गया? ये सारे कंपेटिटर हैं, कहने को ये भी एक कंपेटिटर कह सकते हैं इसको, लेकिन ये कंपेटिटर और ये कंपेटिटर जमीन आसमान का फर्क है। ये ऐसे ही है जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर के करीब प्राइमरी स्कूल है, वो ये कहे कि जी मैं बीकन हाउस का कंपेटिटर हूं, कहने को कह सकता है, लेकिन दोनों में मतलब डिफरेंस काफी ज्यादा। वो स्ट्रेटजी ग्रुप अलग है, वो भाई एलजीएस और बीकन हाउस जो है ये सेम स्ट्रेटजी ग्रुप में क्लासिफाई हो सकते हैं, और जो हमारे सरकारी स्कूल हैं वो अलग है। मैं ऐसे बता रहा हूं, मतलब लाजमी नहीं है। बाज़ औक़ात सरकारी, मैंने अपनी जिंदगी के जो बेहतरीन उस्ताद 2-3 देखे हैं वो सरकारी स्कूलों में थे। उनमें से हाँ एक जो सबसे पहले और जिसने यूं कहना चाहिए लाइन सीधी की ना, वो सरकारी स्कूल में थे। हाँ वो दूर बेसन, बट ठीक है आगे चलते हैं। स्ट्रेटजी, इसे आगे चलते हैं। स्ट्रेटजी ग्रुप का स्टडी स्पेस का कंसेप्ट समझ आ गया? अब आपको समझा रहा है यूज ऑफ स्ट्रेटजिक ग्रुप एनालिसिस। ये जो आप स्ट्रेटजिक ग्रुप एनालिसिस हैं, इसको किस लिए यूज किया जा सकता है? ये जो आप स्ट्रेटजिक ग्रुप एनालिसिस कर रहे हैं, स्ट्रेटजिक ग्रुप इसको किस मकसद के लिए कर रहे हैं ये समझा। कह रहे हैं आइडेंटिफाई द स्ट्रेटजी यूज्ड बाय कंपनीज, ताकि आपको पता चल जाए मार्केट में डिफरेंट कंपनीज की स्ट्रेटजीज क्या हैं। उनकी स्ट्रेटजीज को समझने में आसानी होती है कि किसी कंपनी ने कोई स्ट्रेटजी बना रही है। क्यों भाई? एक कंपनी अपनी प्रोडक्ट की प्राइस डिक्रीज कर रही है, लेकिन दूसरी कंपनी जैसे फॉर एग्जांपल ये पिछले दिनों आपने देखा हो गाड़ियों की प्राइसेस डिक्रीज हो रही थी, तो जो इकोनॉमिक ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो इकोनॉमिक प्रोडक्ट्स हैं, इकोनॉमी वेरिएंट्स हैं, इनकी प्राइसेस कम हो रही थी, लेकिन जो लग्जरी गुड्स हैं इनकी प्राइसेस नहीं। क्यों? इनकी स्ट्रेटजी क्यों डिफरेंट है? अब हमें स्ट्रेटजी ग्रुप एनालिसिस ये बता रहा होता है कि जो लग्जरी गुड्स होती हैं इनके कंज्यूमर के लिए प्राइस रेलिवेंट होती ही नहीं है, इसलिए उनकी जो कंपनी बनाने लग्जरी कार मैन्युफैक्चर करने वाले हैं वो उसकी प्राइस को कम भी नहीं करते। उन्हें पता है हमारा कंज्यूमर जो है वो प्राइस सेंसिटिव नहीं है। दूसरी चीज, हेल्प्स आइडेंटिफाई हु द मोस्ट डायरेक्ट कंपेटिटर आर एंड ऑन व्हाट बेसिस दे कंपीट, कि डायरेक्ट कंपेटिटर कौन है। अब ये मुझे बताइए कि इस स्ट्रेटजिक मैप के अंदर यहां पे अगर कोई कंपनी है उसका डायरेक्ट कंपेटिटर कौन है? ग्रुप 4 या ग्रुप 1? ग्रुप 4 है। इसी कंपनी के अंदर ये डायरेक्ट इन्हीं का आपस में कंपटीशन ज्यादा होगा, इनका इनके साथ डायरेक्ट कंपटीशन नहीं होगा। तीसरा, डिस्कवर इस स्ट्रेटजी ग्रुप एनालिसिस का तीसरा, एक तो ये कि स्ट्रेटजी समझने में, दूसरा ये समझने में कि वो कौन सी कंपनी है जो डायरेक्टली हमें कम्पीट कर रही है, उसके साथ कंपैरिजन करेंगे, हमने उसके ऊपर नजर रखनी है, हर कंपनी के ऊपर नजर नहीं रखनी, हमने डायरेक्ट कंपेटिटर। और तीसरा और प्रोबेबली जो सबसे अहम है यूज, वो क्या है? डिस्कवर अनटैप्ड अपॉर्चुनिटीज इन द इंडस्ट्री बाय रिवीलिंग द गैप्स। यानी ये गैप्स हमारे सामने आके हमें पता चल गया इस हिस्से को कोई फोकस नहीं कर रहा, मार्केट में इस हिस्से को कोई फोकस नहीं कर रहा, ये आइडेंटिफाई हो जाती है। क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं। ये हमने अब स्ट्रेटजिक स्पेस एनालिसिस भी कर लिया या स्ट्रेटजी ग्रुप एनालिसिस भी कर लिया। क्लियर? यहां तक हमने 2 चीजें सीख ली। नंबर 1, मार्केट इंडस्ट्री में आगे, पहले कल के लेक्चर में हमने फैसला किया था इंडस्ट्री में आएंगे आगे। अब क्या फैसला किया हमने? मार्केट सेगमेंटेशन, डिफरेंट बेसिस क्लियर हो गई। फिर इसके बाद स्ट्रेटजिक ग्रुप एनालिसिस किया ताकि हम मार्केट में पोजीशन ले लें।
क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है जो कि नेक्स्ट कंसेप्ट से लिंक करता है कि जब हमने स्ट्रेटजिक ग्रुप एनालिसिस किया ना, इसमें एक फायदा तो हुआ, हमें अनटैप्ड मार्केट नजर आ गई। हो सकता है हम इसी मार्केट में एंट्री का, इसी सेगमेंट के अंदर, ये हमें अनटैप्ड सेगमेंट, इसी के अंदर हम अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर दें, इन्हीं कस्टमर को फोकस करें, ये तो बहुत अच्छी बात होगी, मार्केट में अकेले हम होंगे। लेकिन ये दो धारी तलवार है स्ट्रेटजी, कामयाब हो गई तो सारा प्रॉफिट हम, नाकाम हुई तो सारी कॉस्ट संग उधर। जो तो रिस्की कंपनीज होती है ना, रिस्की इन्वेस्टर होता है, वो ये डिसीजन कर लेता है। लेकिन जो रिस्की इन्वेस्टर नहीं होता, वो कहता है नहीं, इधर नहीं, जो ऑलरेडी मार्केट में जो प्रोडक्ट मौजूद है, जिसकी डिमांड मौजूद है, हम उस प्रोडक्ट में जाते हैं, उस सेगमेंट में जाते हैं। फर्स्ट कीजिए हम गए ग्रुप 3 में। ग्रुप 3 में क्या ग्रुप 3 में कोई ऐसी स्ट्रेटजी है कि हम इसमें दूसरों से ज्यादा प्रॉफिट कमा सकें? हाँ, इसका आंसर है यस। कैसे? अब देखें, ग्रुप 4 के अंदर जितनी भी कंपनीज है, ये सिमिलर प्रोडक्ट बना के सेल कर रही होंगी, ग्रुप 3 में भी सिमिलर होंगी। ग्रुप 4 की और ग्रुप 1 में के प्रोडक्ट में डिफरेंस होगा, लेकिन ग्रुप 4 की कंपनी ग्रुप 1 के साथ कभी भी कंपैरिजन नहीं करेगी, इनके साथ फर्क है। लेकिन ग्रुप 4 के अंदर जितनी भी कंपनीज है, उनकी प्रोडक्ट तकरीबन सेम। अब हमने कैसे ग्रुप 4 के अंदर अगर 4 कंपनीज हैं, 5वीं कंपनी हमारी है, हम कैसे इस ग्रुप के अंदर रहते हुए दूसरी कंपनी का कस्टमर अपनी तरफ खींचे? इसका जवाब है बाय प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। अपनी प्रोडक्ट को दूसरों से डिफरेंट करो, या यूं कह लीजिए, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का मतलब है बाय मेकिंग आवर प्रोडक्ट स्पेशल। किसी भी एक बेसिस के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट को स्पेशल या दूसरों से डिफरेंट या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना के पेश कर दें। अगर कस्टमर ने परसीव कर लिया, समझ लिया कि आपकी प्रोडक्ट दूसरों से डिफरेंट है, तो कस्टमर आपकी तरफ आएगा, दूसरी कंपनी की तरफ नहीं जाएगा। याद रखें, ब्रांड इज इक्वल टू प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कोई भी दुनिया में ब्रांड एग्जिस्ट नहीं कर सकता जब तक वो के अपने आप को दूसरों से डिफरेंशिएट ना करे। प्रोबेबली दुनिया के जो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड में से है एप्पल। अब उन्होंने कैसे अपने आप को डिफरेंशिएट किया है? उनके अपने फीचर्स हैं, डिजाइन, क्वालिटी, सॉफ्टवेयर, परफॉर्मेंस, ठीक है, कैमरा वगैरह वगैरह। तो हर ब्रांड, याद रखिए, आपके जहन में कोई भी ब्रांड आ जाए, आप उसकी एडवर्टीजमेंट देखें, वो आपको कुछ ना कुछ मैसेज आपके जहन में डाल रहा होगा कि ये चीज हमारे में सुपीरियर है। अब कोई, जैसे डिफरेंट कार मैन्युफैक्चरर है, कोई अपने डिजाइन की बेस पे, कोई स्पीड की बेस पे, कोई इंजन हॉर्स पावर की बेस पे, ठीक है, और इस तरह जो कंफर्ट की बेस पे अपने आप को डिफरेंशिएट करते हैं, अपनी प्रोडक्ट को दूसरे कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट से डिफरेंशिएट करते हैं। अगर आप एक स्ट्रेटजी ग्रुप के अंदर एग्जिस्ट करना, सरवाइव करना चाहते हैं, तो आपको एक काम लाजमी करना पड़ेगा। वो क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। क्योंकि इकोनॉमिक्स में शायद आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा, अगर कस्टमर की नजर, अच्छा एक जगह पे वो ये भी लिखता है, प्रोडक्ट डिफरेंट होना जरूरी नहीं है, डिफरेंट लगना जरूरी है। डिफरेंट होना जरूरी नहीं, डिफरेंट लगना, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं। अगर कस्टमर ने परसीव कर लिया आपकी प्रोडक्ट डिफरेंट है, वो डिफरेंट प्राइस पे करेगा, ठीक है। जो आईफोन के यूजर है फॉर एग्जांपल, उनको पता है कि, या अंदाजा है उनको कि आईफोन की परफॉर्मेंस और एंड्रॉयड की परफॉर्मेंस में फर्क है, इसलिए तो वो आईफोन को हाई प्राइस पे करने को तैयार है। अगर उन्हें ये पता चल जाए या उन्हें ये परसीव करें कि दोनों सेम है, वो प्राइस पे नहीं करेंगे। डिफरेंट प्राइस तब ही जस्टिफाइड है जब प्रोडक्ट डिफरेंट हो। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, प्राइस डिफरेंशिएशन। नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, नो प्राइस डिफरेंस। जो बाकी के कमा रहे हैं, जो बाकी प्रोडक्ट्स की प्राइस है, वही आपको मिलेगी प्राइस। ये है हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट। तो आइए देखते हैं जरा इसको क्या कहता है, वो कैसे डिफाइन करता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कहता है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन स्ट्रेटजी यूज्ड बाय बिजनेसेस टू हाईलाइट द यूनिक फीचर। यूनिक फीचर को अंडरलाइन करें,
and benefits of its product or services to separate it from competitor. इसको अंडरलाइन करें, to separate it from competitors. ये प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बहुत अहम स्ट्रेटजी है, आगे चल के डिफरेंट केस स्टडीज में हम इसको स्ट्रेटजी को यूज करेंगे, ठीक है जी। बेसिस ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, जैसे मार्केट सेगमेंटेशन की डिफरेंट बेसिस, लेकिन याद रखें मार्केट सेगमेंटेशन की बेसिस में और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की बेसिस में फर्क है। मार्केट सेगमेंटेशन है इंसानों की कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है प्रोडक्ट बेजान है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसको किस बेसिस पे डिफरेंशिएट किया जा सकता है, प्राइस, ठीक है, प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस प्रोडक्ट्स, डिजाइन, क्वालिटी, फीचर्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, और कोई एग्जांपल दे सकते हैं, कोई बेसिस, कोई रियल लाइफ से एग्जांपल दीजिए कि कोई प्रोडक्ट हो और वो कंपैरेटर किस तरीके से वो बिजनेसमैन अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट कर रहा है दूसरों की निस्बत। कंफर्ट लेवल, करेक्ट। कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल दे सकते हैं? एडवांसमेंट, बिल्कुल ठीक है। आफ्टर सेल सर्विस, शाबाश, ठीक है। वो आफ्टर सेल सर्विस ज़्यादा एक एडवर्टीजमेंट थी जिसमें वो अमूमी तौर पे बताता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी वाली है वो इंश्योरेंस बेच के उसके बाद पहचानते भी नहीं है, तो वो एक एडवर्टीजमेंट थी उसमें 2 साल बाद भी उसको मिलता है तो है बोल रहा होता है, और फिर वो कहता है कि जी हम अपने कस्टमर्स को भूलते नहीं हैं, वो इस तरह की कोई ऐड थी। तो ये आफ्टर सेल सर्विस बिल्कुल, ये भी उसने कस्टमर्स के जहनों में ये बात डालने की कोशिश की कि हम सिर्फ हमारा मकसद, हमारा ताल्लुक सिर्फ प्रोडक्ट सेल करने तक नहीं है बल्कि उसके बाद भी है, आफ्टर सेल सर्विस पे भी फोकस कर सकते हैं और किस चीज़ों में फोकस कर सकते हैं जी बता। अच्छा मैं चले देखें, मकसद है सीखना और आपने सीखने के ऊपर ही फोकस करना है। कोशिश होती है कि कॉमन डे की एग्जांपल इसलिए ताकि आपको कंसेप्ट आसानी से समझ आ जाए। फर्स्ट कीजिए आप किसी कॉलेज के मार्केटिंग मैनेजर हैं, आप किस प्रोडक्ट के ऊपर डिफरेंशिएट कर सकते हैं अपने कॉलेज को? एक्सपीरियंस, टीचर एक्सपीरियंस की बेस पे, एनवायरनमेंट की बेस पे, टेस्टिंग सिस्टम की बेस पे, बिल्कुल ठीक है, लोकेशन। अच्छा चले और आगे चलते हैं। अगर आप एक ट्रांसपोर्टेशन कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर हैं, जैसे डाइवो फॉर एग्जांपल, क्या कंफर्ट लेवल, बिल्कुल ठीक है, ये डिफरेंशिएशन, प्राइस, डेस्टिनेशंस, टाइमली डिपार्चर, कस्टमर सर्विस, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आप एक न्यूज, वैसे तो अभी ऑब्सोलीट ही हो गई है इंडस्ट्री, लेकिन न्यूज़पेपर के मार्केटिंग मैनेजर हैं, अब बताइए आप अपनी कंपनी को कैसे डिफरेंशिएट, अपने प्रोडक्ट को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे दूसरे न्यूज़पेपर? होम डिलीवरी, शाबाश, रिलायबल न्यूज, ठीक है, आला तबसरा निगार, एडिटर गुड, हाँ अच्छा एडिटर है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो हम हर प्रोडक्ट के यूनिक फीचर्स को सामने रखते हुए उस बेस के ऊपर उसे एडवर्टाइज करेंगे ताकि कस्टमर उसे कंपैरेटर्स की गुड से डिफरेंशिएट करें। याद रखें कस्टमर को पता चलना चाहिए कि हमारी प्रोडक्ट वो नहीं है जो कि दूसरे कस्टमर के पास है। आप घर जाएं, आज आजमाते हो देख लें, घर जाएं, डिफरेंशिएशन सीखनी है अगर आपने। ये आजकल बेतहाशा सड़कों पे जगह जगह तरबूज है, किसी से पूछे, हाँ किसी से पूछे भैया ये तरबूज क्या वो कहेगा 50 रुपए किलो। आपने सिर्फ नहीं 50 रुपए खुद दे के हैं, 30 रुपए ज्यादा दे हैं, उससे सिर्फ इतना कहे कि ये साथ तो 40 रुपए किलो दे रहा है, फिर देखिएगा वो अपनी प्रोडक्ट को कैसे डिफरेंशिएट करता डिफरेंशिएशन। तो ये चले बहरहाल भाई ये समझ आ गया आपको। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, के प्रोडक्ट कहाँ पे अवेलेबल है, क्या प्रोडक्ट सिर्फ आपको फिजिकल मिलेगी या ऑनलाइन भी डिलीवर की जा सकती है, ठीक है, ये भी डिफरेंशिएशन है। कुछ ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जो आपको खाना होम डिलीवरी करते हैं, कुछ नहीं करते, ठीक है, फूड पांडा वगैरह। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल की बेस पे भी प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन की जा सकती है। प्रोडक्ट के इटसेल्फ डिजाइन और फीचर पे तो डिपेंड करता ही है,
प्रोडक्ट किस तरीके से कंज्यूमर तक पहुंचाई जाती है, ये भी डिफरेंशिएशन का एक तरीका है। तो मुझे बताइए, क्या आपको 3 चीजें पता चल गई? आज हमने क्या सीखा? कल हमने सीखा था कि कैसे हमने डिसीजन करना है मार्केट में एंट्री करनी है। आज हमने ये सीखा इंडस्ट्री में एंट्री हम कर चुके हैं। अब हमने फर्दर डिसीजन क्या करना है? नंबर 1 सेगमेंटेशन करनी है ताकि डिसाइड कर सके किस कस्टमर को फोकस करना है, सबको फोकस नहीं कर सकते। फिर जिस सेगमेंट में हम एंटर होंगे उसमें हो सकता है ऑलरेडी दूसरे कंपेटिटर्स हो, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन कौन हमारे डायरेक्ट कंपेटिटर्स हैं। क्या करते हैं हम? स्ट्रेटजिक गैप ग्रुप एनालिसिस करते हैं। स्ट्रेटजिक ग्रुप एनालिसिस आपको 2 लेसन देता है। नंबर 1 कहता है अव्वल तो कोशिश करो कि स्ट्रेटजिक स्पेस आइडेंटिफाई करके ना उधर सुकून से बैठ जाओ, उधर कोई नहीं होगा। अगर ये नहीं तो फिर आपने एग्जिस्टिंग स्ट्रेटजिक ग्रुप में एंटर होना है तो फिर आपको दूसरा काम क्या करना पड़ेगा? प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन की उसने आपको बेसिस बना दी, लेकिन एग्जाम में केस स्टडी में आपको कोई ना कोई प्रोडक्ट बताएगा और फिर आपसे पूछेगा कि इस प्रोडक्ट को आप कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो आपने जैसे 2-3 एग्जाम्पल अभी दी, जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनी की एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, न्यूज़पेपर की। तो इसी तरीके से आपने तैयार रहना है। एग्जाम में अगर कोई भी आपको सेक्टर या मार्केट या प्रोडक्ट बता दे, आप उस वैल्यूएट कर सकें कि हम कैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे होता है ना एग्जाम में कोई भी चीज आपको दे देगा, आपने अक्सर मूवीज में देखा होगा, इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं, वो कहता है ये लो, ये मुझे बेचो, सेल मी दिस पेन, ठीक है, सेल मी। तो एग्जाम में आपको कोई प्रोडक्ट बता देगा, आपने उस प्रोडक्ट को सेल करना होगा। सेल करने के लिए क्या करना है? डिफरेंशिएशन। फीचर्स आपको पता होने चाहिए कि मैं किन फीचर्स की बुनियाद बना के ये कस्टमर को सेल कर सकता हूं। कर लेंगे सेल प्रोडक्ट कि नहीं कर पाएंगे? कर लेंगे, चलिए ठीक है। ये था जी हमारा आज का लेक्चर। ये किनका था जी? कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। लिंक समझ आया आपको? पहले इंडस्ट्री में एंट्री, फिर सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन के बाद स्ट्रेटजिक ग्रुप एनालिसिस, फिर उसके बाद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, ताकि हम कंपेटिटर से अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकें। कोई क्वेश्चन तो पूछ लीजिए। सर जिस तरह आपने आईफोन की एग्जांपल ली कि वो फीचर्स में लग गया, प्राइस हाई पे करते, लेकिन सर उसका एक ड्रॉबैक भी है, लेकिन हम फिर भी उसको प्राइस पे कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल उसकी बैटरी टाइमिंग एंड्रॉइड से कम है बहुत। हाँ, अब देखिए, ये मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं वो परफेक्ट नहीं होते। अब ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट के अगर कोई नेगेटिव पॉइंट हैं उनको आप किस तरीके से काउंटर करते हैं। अगर काउंटर कर पाए तो फिर तो आप विन कर लेंगे, अगर काउंटर नहीं कर पाए तो विन। एक दफा केस पड़ा था, ये क्या है वो इंडिया में ये जो गाड़ियाँ बनाने का भी कंपनी, हाँ शायद, हाँ टाटा, इन्होंने एक दफ़ा एक गाड़ी मैन्युफैक्चर की थी, इंडिया की सबसे सस्ती गाड़ी थी, और प्रोबेबली शायद दुनिया की सबसे सस्ती गाड़ी थी। हाँ टाटा नैनो, शाबाश नैनो। और वो फ्लॉप हो गई। और फ्लॉप क्यों हुई? रीज़न बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो चलते चलते ना उसमें कोई हीटिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम, उसमें गाड़ी में आग लग गई। अच्छा, टोटल शायद 4 या 5 गाड़ियों में आग लगी, जो कि उन्होंने कहा उनकी प्रोडक्शन के लिहाज से ना नॉर्मल होता है। मतलब इतना कोई मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट जो है ना, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल 1 लाख गाड़ी बेच रहे हैं तो उसमें एक आधे में इस तरह का मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट आ गया तो वो नॉर्मल था, यानी इतना दूसरों में भी होता है। लेकिन चूंकि कंपनी वो प्रोडक्ट नहीं थी, लोगों की उसके ऊपर नज़र थी, और फिर उसके जो अपोजिट दूसरी कार, मतलब ये कहा जाता है, कंफर्म नहीं है, जो दूसरी कंपनीज थी, इंटरनेशनल कंपनीज, उन्होंने इन इश्यूज को इतना हाईलाइट किया, नेगेटिव मार्केटिंग की, इतना हाईलाइट किया कि वो कहते थे ये गाड़ी नहीं है, ये चलता फिरता माचिस बम है, वो कभी भी फट सकता है। और इस माचिस बम को उन्होंने ऐसा लोगों में फिट किया, लोगों ने उसका नाम ही रख दिया। वो प्रोडक्ट उनको बंद करना पड़ी, हालांकि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट की रेशो थी वो नॉर्मल के मुताबिक ही थी। लेकिन अगेन वही बात, परसेप्शन। अब देखिए, जब मैंने आपको ये एक माचिस बम आपके जहन में डाल दिया ये एग्जांपल, अब जब कभी आप उसको देखेंगे आपके जहन में यही आएगा, आप कहेंगे नहीं अवॉइड करना है। लिंक हो जाए, एक वर्ड एसोसिएट हो जाए ना प्रोडक्ट के साथ, फिर वो प्रोडक्ट ही डिसकंटिन्यू करना पड़ती है। तो ये जैसे हम डिफरेंशिएशन पॉजिटिव कर रहे हैं ना, मे भी हमारे कंपेटिटर भी इस सोच में हो कि वो किस तरीके से हमारे पॉजिटिव फीचर्स को नेगेटिव करें। मार्केटिंग इसी चीज़ का नाम है, जंग है, ठीक है। हम अपने पॉजिटिव फीचर्स को प्रमोट कर रहे होंगे, कंपेटिटर अपने पॉजिटिव फीचर को प्रमोट कर रहे होंगे, और सम टाइम वो हमारे नेगेटिव फीचर और हम भी उनके नेगेटिव फीचर को हो सकता है फोकस कर रहे हो, ठीक है। तो ये मार्केट में चलता रहेगा।
सॉफ्ट ड्रिंक्स की मतलब कोल्ड ड्रिंक्स की जो मतलब कंपनीज है, ये तो अमीर बंदा भी लेता है, गरीब भी लेता है, मिडिल क्लास भी लेता है, तो ये किस तरह सेगमेंटेशन? हाँ देखिए, सेगमेंटेशन की बेसिस डिफरेंट होती है, लाजमी नहीं सेगमेंटेशन की बेसिस सिर्फ इनकम ही हो। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी सर, जैसे हम पेप्सी है, अब ये कोई अमीर है गरीब है, ये दोनों लोग इस्तेमाल करते हैं इसके, तो क्या इसका मतलब है पेप्सी वाले अपनी सेगमेंटेशन मार्केट की नहीं करते होंगे? वो बिल्कुल करते होंगे। जैसे हो सकता है वो रीजन वाइज सिटी वाइज करते हों कि इन सिटीज़ में, रूरल एरियाज़ में हो सकता है इन कोल्ड ड्रिंक्स की इतनी डिमांड ज़्यादा ना हो, वो दूसरे जो पसंद करते हों, वो जामे शरीफ पसंद करते हों। हाँ, तो याद रखिए क्लासिफिकेशन की बेसिस सिर्फ इनकम लेवल नहीं है, क्लासिफिकेशन की डिफरेंस बेसिस जो सेगमेंटेशन की बेसिस है और भी हो सकती हैं। वो कंपनी ने डिसाइड करना है कि उनके कंज्यूमर किस तरह के हैं और किस तरीके से उनको क्लासीफाई करते हैं। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? चलिए, अच्छा अब फिर ऐसा करते हैं, ना क्यों नहीं कर, क्या चाहिए? आज मैंने पहले आ गया था, नहीं आए सर, 20 मिनट अभी भी हैं, अब 2:36 पे आए थे सर, पूरे 2:36। 4 बजने में अभी भी 19 मिनट हैं। डिस्कस कर लेते हैं एक क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट अप्रेजल का, अटेम्प्ट नहीं। आपकी क्लास आपने खुद बताया था 4:10 पे होती है। 3:50 पे, तो अभी तो 8 मिनट हैं। सर आप कल अच्छा, आपने कल क्वेश्चन 2 इन्वेस्टमेंट अप्रेजल, कल पहले मैं क्वेश्चन आपका चेक करूंगा, क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाद में कंसेप्ट की बारी आएगी। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल चैप्टर 16 क्वेश्चन 2 बुक का शायद इस्लामाबाद यूनिवर्स वाला है, इस्लामाबाद यूनिवर्स वाला ही है, वो अटेम्प्ट करके आना है, वो आपकी होम असाइनमेंट है। ठीक है भाईजान, जल्दी आ जाया करूँगा। अल्लाह सुनता है सबकी। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।